नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डार्कोबुरी कलेक्टर और आज के दिन दानव पर हमला। आज के अनबॉक्सिंग के लिए हमारे पास ये फिग्मा की फिगरें हैं जो कि अटैक ऑन टाइटन की हैं। अगर आप ध्यान दें तो मेरी कलेक्शन में इस सीरीज की काफ़ी सारी फिगरें हैं जिनके बारे में आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं इनका अनबॉक्सिंग करूं। तो हम यहाँ से हम अटैक ऑन टाइटन के दो मुख्य किरदारों का डबल अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और साथ ही कुछ अन्य किरदारों का भी जिक्र करेंगे जो सीरीज में आते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत खुशी के साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी ऑनलाइन दुकान अब विभिन्न वस्तुओं के साथ उपलब्ध है। यहाँ एक उदाहरण है थर्मो का, ताकि आप आकर अपना डार्कोबुरी का थर्मो ले सकें और खाली हाथ न रहें। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसे ऑटोग्राफ करके भी भेज सकता हूँ। तो ऑन ऑर्डर करें, हमें बताएं कि क्या आप ऑटोग्राफ चाहते हैं और हम इसे आपके पास जहां भी हो वहां भेज देंगे। ऑनलाइन दुकान जैसा कि आप जानते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है। तो हमारी ऑनलाइन दुकान के शुरू होने का जश्न मनाने के लिए हम यह अटैक ऑन टाइटन का डबल अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। आज के डबल अनबॉक्सिंग के लिए हम सबसे पहले एरेन की फिगर खोलेंगे और फिर मिकासा की फिगर खोलेंगे। अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों भाई बहन हैं जिन्होंने पहली सीजन में अपनी मां को खो दिया था और फिर ये दोनों उन रेजिमेंट्स का हिस्सा बन गए जो अनुसंधान दल की टुकड़ियां हैं जो शहर को घेरे 3 दीवारों के बाहर टाइटन्स की तलाश में जाती हैं। शहर में एक दरार आ गई थी, वहां टाइटन्स हैं। टाइटन्स अलग अलग आकार, रूप और हर संभव रंगों में मौजूद हैं। तो चलिए इस अनबॉक्सिंग को करते हैं और इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं जो सच कहूं तो मुझे बहुत पसंद आई है। तो चलिए मिकासा को थोड़ा इस तरफ रखते हैं और यहाँ मुख्य किरदार और बॉक्स के बारे में बात करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये फिगरें फिग्मा की हैं। तो यहाँ हमारे पास एरेन है जो फिग्मा सीरीज में नंबर 207 के साथ आता है। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि फिग्मा में वे इन फिगर्स को कैसे नंबर देते हैं, क्योंकि यहाँ एरेन जैगर का नंबर 207 है। आइए बाकी फिगर्स के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। यहाँ हमारे पास आर्मिन है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हमें बताया गया है कि इसका सीरियल नंबर क्या है, EX017। यहाँ तो नंबरिंग पूरी तरह से खो गई है और पीछे की तरफ उस किरदार के चेहरे के बदलाव दिखाए गए हैं जो उसमें हो सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ एरेन के साथ भी उसके बदलाव हैं, लेकिन नंबरिंग आगे नहीं बढ़ती। यहाँ हमारे पास कैप्टन लेवी है जिसमें भी अलग अलग रूप और भाव दिखाए गए हैं और इसका नंबर 213 है। यहाँ इस तरफ हमारे पास मिकासा है जिसकी बॉक्स का हम अभी थोड़ी और बारीकी से अध्ययन करेंगे, उसके बदलाव भी देखेंगे और मिकासा का नंबर 203 है। और आखिर में यहाँ हमारे पास सबसे ताकतवर कप्तानों में से एक है जिसका इस सीरीज में नंबर 446 है। और अगर आप ध्यान दें तो ये पहले से बड़ा है क्योंकि इसके साथ एक अतिरिक्त चीज आती है जो कि घोड़ा है। याद रखिए कि ये स्काउट टुकड़ियां अपने घोड़ों पर जाती है। उनके घोड़े अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं। वे गैस से चलने वाले प्रोपल्सर और हुक की मदद से कूदते हैं और फिर टाइटन्स पर हमला करना शुरू करते हैं। तो अब जब हमने देखा कि सीरीज मेल नहीं खाती तो मैं सोचूंगा कि अगर हमें कोई सीरीज बनानी है तो सबसे पहले एरेन को रखूंगा और उसके बाद बाकी सभी सेकेंडरी और टर्शियरी किरदारों को रखूंगा। लेकिन खैर, इस मामले में मिकासा जो निस्संदेह लड़ाई में एरेन से ज्यादा मजबूत है उसे पहले रखा गया है और एरेन नंबर 207 है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अटैक ऑन टाइटन का लोगो भी है। मुझे यह अभिव्यक्ति बहुत पसंद है क्योंकि अटैक ऑन टाइटन का लोगो खून से सना हुआ है ना। जैसा कि मैं कह रहा था, ये एक ऐसा भविष्य है जहां मानवता इन इंसान खाने वाले टाइटन्स के कारण लगभग समाप्त होने वाली है। तो ये लोग, मैं सच में कहता था, दीवारें बने हुए 100 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 100 सालों में लोगों को अपनी ही कहानी भूल गई है। मैं कहता हूँ क्यों? अगर किसी व्यक्ति की औसत उम्र 60, 70, 80 साल है तो 2 पीढ़ियां बीत चुकी हैं और फिर भी लोग अपनी कहानी भूल गए हैं। लेकिन अगर हम यह मान लें कि जो भी लोग इन रेजिमेंट्स में शामिल होते थे वे 20, 30 या 40 साल की उम्र में टाइटन्स से लड़ने जाते थे तो वे पहले ही मर चुके होते थे। इसीलिए वे काफ़ी संतानें पैदा करते थे। क्यों? क्योंकि वे बहुत जल्दी मर जाते थे। तो अब बिना और देर किए चलिए इस शानदार फिगर का अनबॉक्सिंग करते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन का, थोड़ा और स्पॉइलर भी करते हैं। अगर आपने इसे देख लिया है तो कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया या कौन सी लड़ाई सबसे ज़्यादा भावुक थी। मुझे अटैक ऑन टाइटन का सबसे पसंदीदा हिस्सा दूसरी सीजन का इंट्रो है। सबसे अच्छा कौन सा है? मेरे लिए उससे बेहतर और कोई नहीं है। तो चलिए इस छोटी सी फिगर का अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ बॉक्स पूरी तरह से प्लास्टिक से ढका हुआ आता है और अब हम अपने किरदार एरेन जैगर को बाहर निकालेंगे जो कि जैसा मैंने बताया मुख्य किरदारों में से एक है। और जैसे जैसे आप सीरीज में आगे बढ़ते हैं आपको समझ में आता है कि वह मुख्य किरदार क्यों है।
मुझे आपको ज्यादा स्पॉइलर देना पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं कहानी बताते हुए बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाती हूँ और मेरे मुंह से निकल ही जाते हैं। सच कहूँ तो माफ कीजिएगा। अगर आप ज्यादा स्पॉइलर नहीं सुनना चाहते तो कृपया इसे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे पता है कि आपने मुझे कई बार ये बात कही है, लेकिन सच में मेरे मुंह से निकल ही जाता है। तो चलिए अब हम इस फिगर को निकालते हैं। ये रहा जैगर, ये है एरन जैगर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें चेहरे बदलने के विकल्प हैं। इसमें वह उपकरण भी है जो पुलिस और स्काउट्स जैसे सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे खास बात जो मैं अपने किरदार को ज़रूर पहनाऊंगी वह है यह केप। तो अब मैं सारे एडिटमेंट्स निकालने जा रही हूं ताकि आपको एक एक करके पास से दिखा सकूं। एक बार जब आपने अपनी फिगर के साथ आने वाले सारे आर्टिफैक्ट्स निकाल लिए तो अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। यहाँ हमारा एरन का किरदार है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मुख्य किरदारों में से एक है। हम इसे पहली सीजन में देख सकते हैं क्योंकि उस पर एक श्राप है जिससे वह टाइटन में बदल सकता है। इस समय तक किसी को भी टाइटन्स की उत्पत्ति के बारे में पता नहीं है। बस इतना जानते हैं कि वे सभी दीवारों के बाहर हैं और एक आर्मर्ड टाइटन था जिसने दीवार को तोड़ा था। तो एक आक्रमण शुरू हो जाता है और यहीं से सब कुछ बिखरने लगता है। हमारा किरदार एरन, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ उसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई है। ये किसकी यूनिफॉर्म है? उन लोगों की जो दीवारों के बाहर गश्त लगाना शुरू करते हैं। वे लोग यह देखने के लिए बाहर जाते हैं कि टाइटन है या नहीं, और अगर टाइटन मिलते हैं तो वे फ्लेयर्स के जरिए संकेत देते हैं कि टाइटन कितने पास हैं और किस दिशा से आ रहे हैं। तो यहाँ हमारी फिगर में सबसे पहले गर्दन की सुरक्षा के लिए यह हिस्सा आता है ताकि पेंटिंग सुरक्षित रहे। बस आप किरदार का सिर हटा देते हैं और इसी के लिए यह केप का हिस्सा है। अगर आप ध्यान दें तो बस केप लगा देते हैं और फिर सिर को वापस लगा देते हैं। यहाँ हमारे किरदारों के पास पंख है जो कि दीवारों के अंदर रहने वाले सभी लोगों का पारंपरिक प्रतीक चिन्ह है। यह वह प्रतीक चिन्ह है जिसमें वे शामिल होते हैं और हमेशा दिल की ओर सलामी देते हैं, जबकि हाथ पीठ पर होता है। इसका मतलब है वे अपना पूरा दिल लगा देंगे बिल्कुल और टाइटन्स पर हमला करेंगे। तो यहाँ है हमारा किरदार। आखिर ये लोग इन सैनिक दलों में क्यों शामिल होते हैं? क्योंकि उनकी माँ के पास एक टाइटन आ गया था जो बहुत बड़े दांतों वाला था। वह आता है, उनकी माँ को उनके सामने ही खा जाता है। और वहाँ एक दोस्त भी था जो काफी नशे में था, वह भी सैनिक था, लेकिन वे उसे बचा नहीं सके और माँ को खा लिया जाता है। माँ कहती है कि कभी भी मेरे घर को अकेला मत छोड़ना। इसीलिए मिकासा हमेशा उसके साथ रहती है और मिकासा हमेशा एरिन को भी बचाती रहती है, जिसे बार बार अगवा करने, ले जाने या मारने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ भी अगर आप ध्यान दें, वह उस यूनिफॉर्म में है जिसका वह हिस्सा है। यह एक पूरी तरह से आर्टिकुलेटेड, चलायमान फिगर है। याद रखें कि बैनप्रेस्टो की फिगर आमतौर पर स्थिर होती है, जबकि फिग्मा की फिगर आमतौर पर आर्टिकुलेटेड होती है। और अभी जब मैं इस नई फिगर को खोल रहा था तो दो सरप्राइज मिले। अगर आपने काफी समय से कोई फिगर नहीं खोली है तो ध्यान दें, अब हाथ इस कंटेनर में आते हैं। इससे पहले वे राशि चक्र के शूरवीरों की तरह कपड़े पहनकर आते थे, याद है? वे बस प्लास्टिक में ही जड़े हुए आते थे। अब ये इस कंटेनर के साथ आते हैं जिसमें आप हाथ रख सकते हैं, और आपको एक अतिरिक्त पीस भी मिलता है ताकि अगर हाथ लगाने की कोशिश में वह हिस्सा टूट जाए तो आपके पास एक स्पेयर पीस हो। दूसरी शानदार बात यह है कि आपको यह बैग, माफ कीजिए, यह जिपलॉक बैग के रूप में मिलता है ताकि आप वे हिस्से रख सकें जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप अपने किरदार को एक ही चेहरा लगा सकते हैं। मैं कहता था तो बाकी दो का क्या करूं? ना तो इन्हें कूड़े में फेंक सकता हूं, ना ही इन्हें खराब होने दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि फिर आपकी फिगर में सिर्फ एक ही भाव और एक ही सीन लगा रहेगा। अब धन्यवाद फिग्मा को। चलिए फिग्मा को एक थम्स अप देते हैं क्योंकि उन्होंने हमें ये बैग दिया जिसमें हम अपने हिस्से रख सकते हैं। मैं इन्हें एक खास बैग में रखता था। तो अब फिग्मा, धन्यवाद। तो यहाँ है हमारी फिगर। पीछे की तरफ इसमें कुछ छेद हैं जिनमें हम अटैचमेंट्स लगाना शुरू कर सकते हैं, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, ये पूरी तरह से आर्टिकुलेटेड है। अगर हम यहाँ चेहरे का क्लोजअप लें तो हम एरन की आंखों की पूरी तरह से स्पष्ट अभिव्यक्ति देख सकते हैं। अगर आप हर एक चेहरे को ध्यान से देखें तो एरन का चेहरा पूरी तरह से स्पष्ट है, जो मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने चेहरों और आंखों में हर बार और भी ज्यादा डिटेलिंग डाली है। आंखों का रंग पूरी तरह से परफेक्ट नजर आता है। यह एक अटैचमेंट है जिसे वे लोग इस्तेमाल करते हैं जो विभिन्न कॉरपोरेशनों का हिस्सा हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वे लोग एक स्काउट टोही दल हैं और उनकी कमर पर यह उपकरण लगा होता है। इसी वजह से हमारे हीरो की पीठ के निचले हिस्से में यहाँ पीछे एक ओपनिंग है। क्यों? क्योंकि नीचे जो चीजें हैं वे टैंक हैं, और ये टैंक क्या फेंक सकते हैं? ये टैंक इन तीरों को बहुत तेजी से फेंक सकते हैं, या फिर यहाँ हमारे पास एक अतिरिक्त रस्सी भी है। वे हुक्स फेंक सकते हैं ताकि पेड़ों, इमारतों या खुद टाइटन्स के बीच लटक सकें। इसलिए ताकि वे उन्हें मार सकें। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ वे ब्लेड्स के स्पेयर पार्ट्स रखते हैं। कौन सी पत्तियाँ? तलवारों के ब्लेड्स।
उनके पास कैसी तकनीक है, क्योंकि ये अगर आप देखें बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जैसे एक्स-एक्टो नाइफ्स। टाइटन्स को काटते काटते ब्लेड की धार धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तो वे बस ऊपर का हिस्सा तोड़ देते हैं और अगला ब्लेड फिर से धारदार हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वे सीधे हमला करते हैं और पूरा ब्लेड ही टूट जाता है। तो फिर क्या होता है, यहाँ से वे हथियार में बस उसे फिर से डालते हैं, उसे फिट करते हैं और एक बिल्कुल नया ब्लेड बाहर आ जाता है, पूरी तरह से नया और हमले के लिए तैयार। हमें याद रखना चाहिए कि सभी टाइटन्स में कई तरह के अंतर होते हैं। यहाँ अब सच में जैसे कॉलेज 13 के गाने में है, छोटे, मंझले, बड़े, यहाँ एक अलग ही दुनिया है, एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। यहाँ बहुत छोटे छोटे टाइटन्स भी हैं, टाइटन्स के हिसाब से छोटे, जो 2-3 मीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, और यहाँ तक कि टाइटन जैसी विशालकाय दैत्य भी हैं। तो ये जो दूसरा उपकरण है वह गैस निकलने का आभास देने के लिए है। जब वे तेजी से निकलते हैं तो जो हवा का बादल बनता है उसे दिखाने के लिए है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास केप भी है और आखिर में यह बेस है जिस पर हम अपने किरदार को खड़ा करेंगे। तो यहाँ है जेगर। अब हम इसकी बाकी सारी चीजें जोड़ेंगे और देखेंगे कि हमारी अटैक ऑन टाइटन की ये छोटी मूर्ति कैसी दिखती है। और अब आधे घंटे की असेंबली के बाद यहाँ है एरेन की मूर्ति, जिसमें हमने सारे उपकरण लगा दिए हैं। याद रखें कि श्रृंखला में वे इन गैस टैंकों का उपयोग इन वस्तुओं को प्रक्षेपित करने के लिए करते हैं जिन्हें पेड़ों, इमारतों या यहाँ तक कि टाइटन्स से भी लटकाया जा सकता है। तो वे क्या करते हैं, वे टाइटन्स को काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हैं। कमजोरी यह है कि टाइटन धीरे धीरे खुद को फिर से ठीक कर लेता है, इसीलिए उन्हें टाइटन को इतनी बेरहमी, कठोरता और सटीकता से मारना पड़ता है ताकि वह फिर से खुद को ठीक न कर सके। तो फिर क्या होता है, वे झूलना शुरू करते हैं, उसकी एड़ियों या किसी और मांसपेशी को काट सकते हैं ताकि वह आगे न बढ़ सके। वे उसकी आंखों पर भी हमला करते हैं ताकि उसकी देखने की क्षमता छीन लें, लेकिन उनके पास कुछ ही मिनट होते हैं। किस लिए? उसे मारने के लिए। और वे घातक वार कहाँ करते हैं? गर्दन के पिछले हिस्से में, यहाँ, ताकि पूरे तंत्रिका तंत्र को काट सकें और टाइटन खुद को फिर से ठीक न कर सके। वे उसे काट देते हैं, टाइटन गिर जाता है और धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। फिर बस उसकी हड्डियां बचती हैं और इसका मतलब है कि हमारे नायकों ने उस टाइटन को हरा दिया है। लेकिन टाइटन झुंड में हमला करते रहते हैं, इसलिए उन्हें बार बार सटीक वार करने पड़ते हैं। क्यों? ताकि टाइटन फिर से ठीक ना हो सके और वे आराम करने का समय नहीं ले सकते। एक के बाद एक, फिर अगले पर, फिर अगले पर। और अब इस पीस की सबसे दिलचस्प बात, सबसे पहले इसकी बेस के साथ, यह है कि बेस पर पहले से ही फिग्मा का नाम लिखा है। याद रखो कि तुम दूसरी जगहों से भी बेस खरीद सकते हो ताकि अपनी फिगर को खड़ा कर सको, लेकिन इस बार इसमें फिग्मा का नाम पहले से ही है। फिगर के पिछले हिस्से में अगर आप ध्यान दें तो यह उस जगह पर फिट होती है जो पीठ के हिस्से में आती है, लेकिन आपको इसे केप के ऊपर से लगाना पड़ता है और फिर केप हिलती नहीं है बेस केप के साथ, और फिर हमारे किरदार की पीठ के साथ अच्छी तरह फिट हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें यह धुएं जैसा इफेक्ट आता है जब वे किसी भी चीज की ओर झूले जाते हुए धकेले जाते हैं। इसीलिए मैंने एरेन को यह उपकरण लगाने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि वह झूल रहा है। आप उसके पैर भी लगा सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो बेस काफी मजबूत है, वह आगे की ओर झूल रहा है और पूरी मंशा के साथ जा रहा है। किसके लिए? किसी टाइटन को पकड़ने और अब की बार उसे खत्म करने के लिए। कुछ दृश्यों में, उसी कार्टून की एनिमेशन में, उसी एनिमे में जो क्रंची रोल पर है, मैं आपको पूरी तरह से देखने की सलाह देता हूँ। ऐसे पलाते हैं जब वे बहुत तेजी से घूमते हैं। क्यों? ताकि पीछे की तरफ एक सटीक कट लगाया जा सके और टाइटन का काम तमाम हो जाए। तो यहाँ है हमारा हीरो जेगर, एरेन जेगर। यहाँ पर जाहिर है वे सभी उपकरण हैं जो वे अपने गैस टैंक के साथ लाते हैं, अतिरिक्त ब्लेड्स, उनकी तलवारें, अलग अलग हाथ। मैंने उसे वे हाथ लगाए हैं ताकि वह तलवारें पकड़ सके। और यहाँ आप इसमें यहाँ तक कि कुछ हुक भी लगा सकते हैं। क्यों? ताकि अगर आपके पास कोई बेस हो तो आप अपनी फिगर को लटकता हुआ छोड़ सकें। अगर आप अपने एरेन को बेस पर नहीं लगाना चाहें तो ये चीज़ साथ आती है। क्यों? ताकि आप उसकी पीठ में जो छोटा सा छेद है उसे ढक सकें और साथ ही यहाँ हमारे मोटर वाले हिस्से को भी कवर कर सकें। यहाँ यह इसलिए है ताकि अगर आप छोटी सी बादल जैसी चीज़ न लगाना चाहें तो उसे ढककर छोड़ सकें। मैं इन सब चीज़ों को संभाल कर रखने वाला हूँ। अब मैं अपनी फिग्मा बैग का आनंद लेने वाला हूँ जिसमें मैं सारी चीज़ें रख सकता हूँ, और यहाँ इस हिस्से में मैं लिख सकता हूँ कि यह मेरा एरेन है। तो यहाँ मैं एक मार्कर से एरेन लिख देता हूँ और फिर उस हिस्से को रख देता हूँ जिससे मुझे पता रहेगा कि यह चेहरा किसका है, क्योंकि चेहरा खुद से तो मुझे कुछ नहीं बताता। अब सोचिए, अगर मुझे हाथ देखकर पहचानना पड़े कि ये किसका है, वो भी मुझे कुछ नहीं बताता। तो ये एक और पॉइंट है। अब सच में फिग्मा के लिए हाई फाइव, क्योंकि यहाँ मैं एरेन येगर का नाम लिख सकता हूँ। और मान लेते हैं कि यहाँ हमारी पहली पीस है और मैं इसे आपके लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप इस फिगर को क्लोजअप में देख सकें।
अरे हम पहले से ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं यहाँ अपनी शानदार डार्कबुरी मग में कॉफ़ी पी रहा था। अगर आप इसे चाहते हैं तो आप इसे हमारी ऑनलाइन दुकान में पा सकते हैं। इसे देखना ना भूलें। ये फेसबुक पर है और इंस्टाग्राम पर भी है। एक अच्छी सी कॉफ़ी डालिए ताकि आप इस चैनल पर हमारे ज़बरदस्त अनबॉक्सिंग का आनंद ले सकें। और मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आपके द्वारा छोड़े गए सभी कमेंट्स पढ़ता हूं। अब से मैं आपके द्वारा भेजे गए अभिवादन पढ़ना शुरू करूंगा। मुझे अभिवादन भेजिए। सुनिए डार्कबुरी, अपने वीडियो में मुझे अभिवादन भेजो, मैं ज़रूर भेजूंगा। हम ध्यान भी देते हैं। मुझसे कई बार अटैक ऑन टाइटन के लिए कहा गया था और मैंने हमेशा हाँ कहा था। दुर्भाग्यवश मैं अब तक इन्हें नहीं दिखा पाया था, लेकिन उम्मीद है कि आपको अटैक ऑन टाइटन का यह डबल अनबॉक्सिंग बहुत पसंद आएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी फिगरें हैं। कमेंट्स में बताइए अगर आप चाहते हैं कि हम उन फिगरों का भी अनबॉक्सिंग करें, और हम ज़रूर करेंगे। बहुत ही शानदार दूसरे अनबॉक्सिंग भी आने वाले हैं। पता नहीं आपने देखा है या नहीं, हाल ही में फर्स्ट 4 फिगर्स की कुछ शानदार प्री ऑन ऑर्डर आई हैं। एक सैमुस अरान की। जैसे ही वह मेरे पास पहुंचेगी हम उसका भी अनबॉक्सिंग करेंगे। प्राइम 1 स्टूडियो की भी एक और फिगर आई थी जिसमें रेजिडेंट इवल 2 की क्लेयर रेडफील्ड और शायद लियोन एस कैनेडी की भी थी। ये एक डबल अनबॉक्सिंग होगा क्योंकि मैंने दोनों की प्री ऑन ऑर्डर की है। प्राइम 1 स्टूडियो ने जोआकिन फीनिक्स के जोकर की भी फिगर निकाली है। वो भी हमारे इस चैनल पर ज़रूर आएगी, लेकिन मैं आपको ये वादा नहीं कर सकता कि वह कब तक यहाँ होगी, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्री ऑन ऑर्डर कब रिलीज होगी, शिपिंग कब होगी और कब वह सारी कस्टम प्रक्रिया से गुजरेगी। तो इसका इंतजार करें। अगर आप किसी और अनबॉक्सिंग को देखना चाहते हैं तो उसे कमेंट्स में लिखें और हम खुशी खुशी उसे शेड्यूल कर देंगे। तो अब हम वाकई में अपनी इस पीस के अंदर जो भी है उसे निकालना शुरू करते हैं। इस तरफ से हम मिकासा के एडिटमेंट्स निकालना शुरू करेंगे। ये मुख्य रूप से उस कैरेक्टर की फिगर से बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगा। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो चेहरे और कुछ इफेक्ट्स जो एडिटमेंट के लॉन्चिंग पार्ट के लिए थे वे अच्छी तरह से सुरक्षित रखे गए हैं। और यहाँ अगर आप देखें तो फिर से वही छोटी थैली आती है। पिछली बार मैं ये बताना भूल गया था कि इसमें इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी आता है। अब फर्क सिर्फ इतना है कि ये फिगरें काफ़ी आरामदायक हैं, एर्गोनॉमिक हैं, इसलिए ये जानना बहुत आसान है कि हर एक हिस्सा कहाँ जाता है। फिर से वही केप ही आती है। यहाँ हम हवा का इफेक्ट निकालेंगे और यहाँ हम उन 2 भालों को लगाएंगे जिनसे हमारे मुख्य किरदार लटकते हैं। अब बस इस तरफ से आखिरी ये वे 2 तलवारें हैं जो हमारे स्काउट्स एक हाथ में लेकर आते हैं। और अब मैं सब कुछ व्यवस्थित करने जा रहा हूं ताकि अटैक ऑन टाइटन के इस डबल अनबॉक्सिंग में फिगर को असेंबल करना शुरू कर सकूं। हमारे पास फिर से वही यूनिफॉर्म है। अगर आप ध्यान दें तो इसमें पीठ पर वे पंख बने हुए हैं। यह हमें बाजू के हिस्से में भी मिलता है, छाती पर भी है और जाहिर है कि दूसरे बाजू पर भी यही है। मिकासा की सिर को थोड़ा सा हटाना होगा ताकि वह प्लास्टिक निकाल सकें जो उसमें लगा है। और हम उसी समय चेहरे को बदलने का भी फायदा उठा सकते हैं अगर आप गंभीर अभिव्यक्ति चाहते हैं या अगर आप आक्रमण की अभिव्यक्ति चाहते हैं। यहाँ मैंने अपने एरेन को आक्रमण की अभिव्यक्ति दी है और अभी जो गिरा है वह मिकासा की कोई प्रतीकात्मक चीज है। यह एक तोहफा है जो हमारा हीरो एरेन अपनी बहन को देता है और वह उसे पहनती है, जो कि एक मफलर है। वह हमेशा मफलर पहनती है और कभी कभी वह उसे कहीं खो देती है, फिर उसे वापस लौटा दिया जाता है। तो मिकासा एक काफी गंभीर, काफी मजबूत किरदार है जो हर लड़ाई में एरेन की बहुत मदद करती है। जब एरेन छोटा था, जब वह और भी बच्चा था, तो मिकासा हमेशा आ जाती थी, जबरदस्त कॉम्बो मारती थी, कुछ घूंसे लगाती थी और उसकी मदद करती थी। लेकिन एरेन के साथ क्या होता है, एरेन वह लड़का था जो कभी हार मानता ही नहीं था। चाहे उसकी कितनी भी पिटाई क्यों ना हो जाए, वह आता, लड़ता, कोशिश करता और फिर मिकासा आकर आखिरकार उसकी रक्षा करती थी। तो यहाँ है मिकासा। उसकी पीठ और कमर के निचले हिस्से में फिर से छेद हैं। अगर आप ध्यान दें तो जो एक्सेसरी है वह वही यूनिफॉर्म है जो वे लोग स्काउट्स के रूप में पहनते हैं। यहाँ उसके पास उसकी स्कर्ट है, यहाँ उसके पैरों पर हार्नेस और बूट्स हैं, जाहिर है ताकि वह आराम से झूल सके। हमने यह भी देखा कि यहाँ टैंकों के इस हिस्से में जब आप इसे लगाते हैं तो यह मूवेबल है। यह वाला हिस्सा मूवेबल है ताकि इसे ऊपर और नीचे घुमाया जा सके। क्यों? क्योंकि अगर आप छोटी मूर्ति को खड़ा करते हैं तो आप बस उसे पकड़ सकते हैं और ऐसे ही खड़ा कर सकते हैं जैसे वह सलाम कर रही हो, जैसे जब वे आदेश ले रहे होते हैं, या जैसे मैंने एरेन को छोड़ा था जो झूल रहा है। जब आप उसके पैर खोलते हैं तो टैंक भी लचीले हो जाते हैं और हिलते हैं। यहाँ हमारे पास छेद है, शायद दिख नहीं रहे, लेकिन यहाँ पैर में वे छेद हैं जहाँ से चीजें लटकाई जाती हैं। और याद रखें कि हम उसे चादर पहन सकते हैं या नहीं भी, और उसके ऊपर ये बेस का अटैचमेंट लगाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बेस की सबसे खास बात यह है कि यहाँ
फिग्मा लिखा है और यहाँ नाम भी दिया गया है। अगर आप ध्यान दें तो ये नीचे की तरफ है। आप दूसरी बेस भी खरीद सकते हैं ताकि उन्हें अलग अलग तरह से खड़ा कर सकें। हमने आपको पहले भी कुछ और किरदार दिखाए हैं जो इन बेस पर लगे हुए हैं, और जब आप फिगर को पूरी तरह से जोड़ लेते हैं तो मैंने इसमें एक और बेस लगा दी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने एरेन के साथ किया था। क्यों? ताकि ये लड़ाई का सीन दिखा सके, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास फिगवाट जीरो की दूसरी फिगर्स में है जो लड़ाई के यादगार सीन दिखाते हैं। अब मिकासा और एरेन एक टाइटन से लड़ रहे हैं। शायद हम बाद में एक टाइटन भी खरीद लें ताकि अटैक ऑन टाइटन की पूरी सीनरी बना सकें। और यहीं पर हमारी मिकासा भी पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अगर आप ध्यान दें तो इसमें भी वही सब कुछ है। इसमें अतिरिक्त ब्लेड्स हैं, गैस टैंकों के साथ आने वाले अटैचमेंट्स हैं जो जैसा मैंने बताया था केवल ऊपर की ओर मूव होते हैं ताकि अगर आप पैरों को हिलाना चाहें तो कर सकें। पैर, पांव, हाथ, बाजू सब कुछ मूवेबल है, यहाँ तक कि सिर भी, जिसे मुझे निकालना पड़ा। जैसा कि मैंने बताया था, बाल हटाए जा सकते हैं, चेहरे के भाव बदले जा सकते हैं, फिर से लगाया जा सकता है और हमारा हीरो तैयार हो जाता है। एकमात्र चीज जो अब हिल नहीं सकेगी क्योंकि वह आधार में अंतर्निहित है, वह परत है, तो दोनों हीरो की केप पूरी तरह से फिक्स रहती है। यहाँ मिकासा के पास एक अतिरिक्त एक्सेसरी है जो एरेन के पास नहीं है, और वह है क्लासिक स्कार्फ। अगर आपने सीरीज देखी है और आप फैन हैं तो आप जानते हैं कि यह उसे कब दिया गया था। यहाँ पर तलवारें भी हैं, जैसा कि मैंने बताया था, इन तलवारों के साथ ये एक्सेसरीज भी आती है। क्यों? अगर वे वॉर करने में सफल होते हैं या उनकी तलवार हाथ से छूट जाती है, या जैसे यहाँ हमारे कप्तान एरविन के साथ हुआ जिनका हाथ खा लिया गया, तो तलवार लटकती रह जाती है लेकिन खोती नहीं है ताकि वे लड़ाई जारी रख सकें। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है चाकू, ब्लेड्स और जाहिर है गैस टैंक, ताकि वे आगे बढ़ते रह सकें। तो यहाँ मैं तुम्हें मिकासा का एक शानदार क्लोजअप दिखा रहा हूँ ताकि तुम उसे ध्यान से देख सको और मुझे बता सको कि तुम्हें कैसा लगा। और जैसे ही मैंने इन्हें बनाना खत्म किया, मैंने बची हुई सारी चीजें इन छोटी थैलियों में रख दी। अगर ध्यान दो तो मैंने उन पे नाम नहीं लिखा है, और तुम कहोगे डार्कोब्यूरी, तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सा मिकासा का है और कौन सा एरेन का? आंखों के रंग से जो उस हिस्से में है। अगर ध्यान दो तो यहाँ फिग्मा के लिए ये थैली बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो जैसा कि मैंने SH फिगवार्ट्स में बताया था वहां नहीं आती, तो मुझे ये एक शानदार डिटेल लगा। और वैसे भी मेरे पास फिग्मा की काफी सारी फिगरें हैं। अगर देखो तो यहाँ मेरे पास कैप्टन लीवाई है, यहाँ एरविन है, और यहाँ उन साथियों में से एक है जो हमेशा एरेन और मिकासा के साथ रहा है। तो यहाँ आप सब खुश हैं डार्कोबुरी के फैंस इस अटैक ऑन टाइटन के डबल अनबॉक्सिंग के साथ। और याद रखें कि ऑनलाइन स्टोर पर जरूर जाएं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक। मैं आपको याद दिला दूं कि हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हम मीडियम पर भी रजिस्टर्ड हैं, हम हर जगह मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और फिगर का अनबॉक्सिंग करें तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं DC, बैटमैन या शायद मार्वल की भी अनबॉक्सिंग करूं। मेरे पास एक गोकू है जो अभी अभी कॉमिक कॉन के लिए खास तौर पर निकला है और जो मुझे बंडाई के जरिए मिला है। तो हम जल्द ही उन खास पीस का अनबॉक्सिंग करेंगे जो सिर्फ कॉमिक कॉन में ही मिलती हैं। तो लाइक करें, नोटिफिकेशन की घंटी एक्टिवेट करें, शेयर करें। आप लोग जब इन सभी वीडियो को शेयर करते हैं तो बहुत मदद मिलती है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब करें, और अगर किसी प्लेटफॉर्म पर आपने हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कृपया सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करना न भूलें। आपके लाइक, शेयर और फॉलो से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए कृपया हमारे कंटेंट को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमेशा जुड़े रहें। जैसा कि आप जानते हैं, डार्कोबुरी, पीएस आउट।